हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना ISPCS क्लासेस। आज हम बिहार के लिए पॉलिटी के सारे PYQs को कवर करने जा रहे हैं जो कि टॉपिक वाइज होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो देन डू सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। चलिए शुरू करते हैं। कंस्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सेशन कब हुआ? तो पहला सेशन हुआ 9 दिसंबर 1946 को। इस सेशन में 211 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मुस्लिम लीग ने इसे बॉयकट किया ड्यू टू डिमांड फॉर सेपरेट पाकिस्तान। नेक्स्ट ऑप्शन इज 15 अगस्त 1947. As we all know, it is our Independence Day. नेक्स्ट ऑप्शन इज 26 नवंबर 1949. ये दिन बहुत ही ज़रूरी है. इट इज़ नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन डे. ऑन दैट डे आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड. ऐसा हमारे प्रीएम्बल में भी लिखा है कि हमने 26 नवंबर 1949 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था. Moving on to next question. Indian Constitution was adopted by Constituent Assembly as we have already discussed. ये 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था. इसे हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के द्वारा भी जानते हैं. रेस्ट एक और डेट है 26 जनवरी 1950. इसे हम डेट ऑफ कमेंसमेंट जानते हैं. तो आप ये डिफरेंस रखिए. एडॉप्शन 26 नवंबर, कमेंसमेंट 26 जनवरी. Moving on to next question. 26 January was selected as date for inauguration of Constitution. Constitution के inauguration को 26 जनवरी के ही डेट पे क्यों रखा गया? इसका एक historical importance है. On that day, Lahore session 1929, ये एक resolution लिया गया कि every 26 जनवरी we will ऑब्जर्व इंडिपेंडेंस डे. और पहला इंडिपेंडेंस डे 1930 में कांग्रेस ने मनाया और इसी चीज़ को याद रखने के लिए हम 26 जनवरी को हमारा कमेंसमेंट डेट हुआ. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. कांग्रेस हैज ऑब्जर्व इट एज इंडिपेंडेंस डे 1930. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वाज द लेबर मिनिस्टर इन जवाहरलाल नेहरू प्रोविंशियल गवर्नमेंट? ही वॉज जगजीवन राम. जगजीवन राम जी लेबर मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू के प्रोविजनल गवर्नमेंट में. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय. भारतीय संविधान को अडॉप्ट किसने किया? अभी हमने पढ़ा कि अडॉप्ट कब किया, तो ये 26 नवंबर 1949 को. अडॉप्ट किसने किया? इसका करेक्ट आंसर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ही काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना. उस समय तक हमारा देश आज़ाद हो चुका था, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट, गवर्नर जनरल, इनका कोई रोल नहीं था. और इंडियन पार्लियामेंट का रोल सिर्फ लॉ बनाने में होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन. जैसा कि हम जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, तो उसी दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन डे को मानते हैं. तो 26 नवंबर. करेक्ट आंसर इज बी. एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं. 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट किया गया और साइन किया गया मिस्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे. एंड आफ्टर दैट जो बाकी सारे प्रोविजन है वो 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आए. इसको कमेंसमेंट डेट कहते हैं. तो अडॉप्शन डेट, कमेंसमेंट डेट आर डिफरेंट. Moving on to next question. Who was the president of Indian National Congress at the time of partition of India? पार्टीशन ऑफ इंडिया के समय पे प्रेसिडेंट हमारे थे JB कृपलानी जी. JB कृपलानी का नाम एक और चीज़ से एसोसिएट होता है. ये हेड थे सब कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट. जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय कई कमिटियाँ बनी, उसमें ये सब कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट के अध्यक्ष थे. नेक्स्ट. इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम? भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम में सुप्रीम कौन है? तो हमेशा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है. कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा चीज़ है जहाँ से सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव हर कोई अपनी पावर लेती है. और ये कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारे पूरे फ्रेमवर्क को बताता है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, जुडिशरी कैसे होगी, एग्जीक्यूटिव की पावर क्या होगी. एवरीथिंग इज कॉन्स्टिट्यूशन से आता है. Next is, which of the following statement is true? The federal form of government in
इज इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि फेडरल फॉर्म का एक अच्छा उदाहरण यूनाइटेड स्टेट है। फेडरल फॉर्म होता क्या है? फेडरल फॉर्म में एक सेंटर होता है, एक स्टेट होता है, एक या कई सारे स्टेट होते हैं। अब ये जो सेंटर स्टेट की पावर जो है डिमार्केटेड होती है, अलग अलग होती है, और ये कौन बताता है कि किसकी क्या पावर है? कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए देखिए 7th शेड्यूल में हमारे तीन तीन लिस्ट दिए गए हैं कि किसकी क्या पावर है। इसके अलावा एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें ये बता देते हैं कि कहाँ किसकी कितनी पावर है। इसके अलावा एक जुडिशरी होती है इंडिपेंडेंट, क्योंकि अगर दो लोग के बीच में पावर का डिवाइड है तो फिर कभी ना कभी डिस्प्यूट आएगा, तो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, and then separation of power between center and state, these are all essential of federal form. नेक्स्ट ऑप्शन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेडरल एंड यूनिटरी बोर्ड। ये ऑप्शन गलत है, इसलिए क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो अपना फेडरल है, यूनिटरी नहीं है। लेकिन कहीं कहीं कुछ सिचुएशन में यूनिटरी में चेंज हो जाता है, जैसे कि इमरजेंसी प्रोविजन हो गया, यहाँ पे ज़्यादातर पावर यूनियन को चली जाती है। इसके अलावा भी 2-4 सिचुएशंस हैं, तो इसलिए इसे हम ज़्यादातर समय क्वाजी फेडरल कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस इज फेडरल फॉर्म, नो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस इज इन यूनिटरी फॉर्म। यूनिटरी मतलब जहाँ पे सेंटर है, स्टेट है, लेकिन ये जो स्टेट है ये पावर डिराइव करता है सेंटर से, सेंटर का ही क्रिएशन है, सेंटर के अंडर है, कंट्रोल में है। नाउ क्वेश्चन रिलेटेड टू आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कितने हैं? तो आर्टिकल मैं बता दूं आपको कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है 395, लेकिन अमेंडमेंट होते गए, इसमें कुछ आर्टिकल जुड़ते गए, पर जो लास्ट नंबरिंग है वो आज भी 395 है, बीच में आर्टिकल जुड़े हैं। तो अभी इस ऑप्शंस में जो सबसे नियरेस्ट है वो है 400 आर्टिकल, क्योंकि अमेंडमेंट के बाद ये बढ़ते चले गए हैं और इसकी जो संख्या है वो 400 से भी ज़्यादा हो गई है। लेकिन अगर कहीं 395 आपको ऑप्शन में दिखता है तो आपको 395 ही लगाना है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ओरिजिनली 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे। अब ये पार्ट्स 25 हो चुके हैं, शेड्यूल हमारे 12 हो चुके हैं और आर्टिकल की संख्या जैसे आपको बताई कि 400 से ज़्यादा हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सेम थिंग कि कितने आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 395 आर्टिकल, 22 पार्ट एंड 12 शेड्यूल, ये हमारा करेक्ट आंसर है। और जो 25 पार्ट है वो बीच में जोड़े गए हैं, जैसे कि पार्ट 9A, पार्ट 9B, तो ये सब बीच के जोड़े गए हैं, लेकिन लास्ट जो पार्ट है उसका पार्ट नंबर 22 ही है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट को एंट्रीज से हमको मैच करना है। तो ये लिस्ट पहले मैं बता दूं आपको कि ये लिस्ट 7th शेड्यूल में दी गई है। ये बताती है यूनियन लिस्ट की सेंटर किस बात पे लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट बता सकती है कि स्टेट पे कौन बनाता है, स्टेट किस पे लॉ बना सकता है। कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकती हैं। तो ये पावर्स दी गई हैं 7th शेड्यूल में। तो यूनियन लिस्ट में 97 है, तो 1 का ए। स्टेट लिस्ट में 66 है और कॉन्करेंट लिस्ट में 47। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि यूनियन बड़ा है तो वो सबसे ज़्यादा, फिर स्टेट, फिर कॉन्करेंट। तो ओरिजिनली इसमें 100 थे यूनियन लिस्ट में, लेकिन अब ये 97 एंट्री हो गई है। स्टेट लिस्ट में 61 थे, अब 66 हो गई है, अब कॉन्करेंट में 52 थे, 47 हो गई है। अब सिंस कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और सेंटर दोनों बना सकता है, तो अगर इन दोनों के बीच में कभी कॉन्फ्लिक्ट आया तो जीतेगा हमारा सेंटर। सेंटर के जो लॉ हैं वो प्रिवेल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल इज लिस्टेड इन विच लिस्ट। अब ये टॉपिक है इस 7th शेड्यूल में किस लिस्ट में है। 3 लिस्ट है जैसे कि हम जानते हैं, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। तो ये जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल है ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। इट मीन्स बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन मेक लॉ ऑन इट। अब इसके अलावा कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या है? इसके अलावा है एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, एक्सेट्रा।
विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है, बाकी एग्रीकल्चर और पुलिस जो स्टेट लिस्ट में है। इसके अलावा स्टेट लिस्ट में क्या है, इसके अलावा लैंड रिफॉर्म स्टेट लिस्ट में है। फिर डिफेंस किस में है, डिफेंस हमारा यूनियन लिस्ट में है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल वाइड इम्पोर्टेंस का काम है। इसके अलावा कम्युनिकेशन भी यूनियन लिस्ट में है। हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इनिशियली जो एजुकेशन था वो स्टेट लिस्ट का पार्ट था, लेकिन 42nd अमेंडमेंट जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं उसने एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट बना दिया। अब सेंटर और स्टेट दोनों इस मैटर पे लेजिस्लेट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन 10th शेड्यूल रिलेट टू, 10th शेड्यूल रिलेट करता है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ से। एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर अपनी पार्टी को डिफेक्ट करता है, छोड़ता है, तो उसके से रिलेटेड ये लॉ है। इसको 10th शेड्यूल में के फॉर्म में जोड़ा गया बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। इससे रिलेटेड एक आर्टिकल भी जोड़ा गया, आर्टिकल 102 क्लॉज 2। इसमें बताया गया कि डिफेक्शन का जो ग्राउंड है वो भी एक डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड है। ओके, लैंड रिफॉर्म कम्स अंडर द सब्जेक्ट ऑफ, लैंड रिफॉर्म किस सब्जेक्ट के अंदर आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, क्योंकि लैंड रिफॉर्म थोड़ा लोकल इम्पोर्टेंस का काम है। ये 7th शेड्यूल का एक लिस्ट है। इसे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 9th शेड्यूल में भी डाला गया। जो भी 9th शेड्यूल में लॉज हैं वो जुडिशियल रिव्यू से बचे हुए हैं, बट ऐसा नहीं है कि सारे बचे हुए हैं। एक टाइम है, उसके पहले जो भी लॉ 9th शेड्यूल में डाले गए हैं उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच करना है हमें लिस्ट को आर्टिकल से। ये सारे आर्टिकल हमारे DPSP से रिलेटेड है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पहला है फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत। विलेज पंचायत का जो फॉर्मेशन है वो हमारा आर्टिकल 40 में दिया गया है, तो इसमें में से ये 2 50 है तो एक 40 है, थोड़ा मिसप्रिंट है। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में है, 44 में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का आजकल मामला भी चल रहा है, उत्तराखंड जो है इसको लागू किया है, बट इससे पहले गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा था, पोर्टुगीज वाला। ठीक है। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का आर्टिकल है 48। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव 50। अब देखिए जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन है, ये एक तरीके का इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को भी दर्शाता है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड पीस, ये आर्टिकल 51 से रिलेटेड है। सो अब ऑप्शन मिलाते हैं। ए का हो गया 1, सॉरी ए का हो गया 3, ए का 3 है। फिर बी का क्या हो गया 4, बी का 4 है, ठीक। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री 2 हो गया। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये हो गया 3। देखिए 3 नहीं है, 3 4 2 3 है, कहीं नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 11th शेड्यूल जो है वो रिलेट करता है पंचायती राज से, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया है। इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट्स है, एज वी कैन सी इन द एक्सप्लेनेशन। इस सब्जेक्ट में लाइब्रेरी, फ्यूल फॉडर, टेक्निकल ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, रूरल हाउसिंग, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फिशरीज एक्सेट्रा है, लेकिन कहीं भी रूरल स्पोर्ट्स नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज रूरल स्पोर्ट। रूरल स्पोर्ट इज नॉट पार्ट ऑफ द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ड्यूरेशन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में टोटल 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज का समय लगा था। इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो ऐसे हमने पहले क्वेश्चन में देख लिया है, 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इज गिवन इन। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोविजन कहाँ दिया गया है, ये दिया गया है पार्ट 20 आर्टिकल 368 में।
अब ये जो प्रोविज़न है इसमें दो तरीके के प्रोविज़न हैं, एक थोड़ा फ्लेक्सिबल है और एक रिजिड है। जो भी प्रोविज़न रिलेट करते हैं अपने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, जैसे कि हाई कोर्ट के बारे में हो गया, प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर हो गई, लिस्ट में कोई यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें कोई अमेंडमेंट, इन सब में 1/2 स्टेट का रेटिफिकेशन लगता है, जो कि स्पेशल मेजॉरिटी के अलावा। और बाकी सब में क्या लगता है? बाकी सब में स्पेशल मेजॉरिटी लगता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के दो तरीके हैं, एक स्पेशल मेजॉरिटी से और दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन। ये आर्टिकल 368 में दिया है। बाकी एक ऑर्डिनरी प्रोसेस से भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविज़न चेंज होते हैं, जैसे कि आर्टिकल 3 में कोई नया स्टेट बनाना है तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी लगती है, कोई स्पेशल मेजॉरिटी नहीं लगती है। तो बेसिकली अमेंड करने के 3 प्रोसेस है, लेकिन जो 368 में है वो 2 है, 1 और 2। नेक्स्ट प्रियम्बल के बारे में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रियम्बल। इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। तो सीक्वेंस में हम ये याद रखेंगे SSS डॉक्टर DR। तो अब ये सोवरिन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑप्शन नंबर डी। ये उसमें हमारे प्रियम्बल में ये मेंशन्ड है और हम इसको SSS DR के तौर पे याद रखेंगे। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट जो हमारा है उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ऑप्शंस देखते हैं। इट एडेड 3 वर्ड टू द प्रियम्बल, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। क्या ये ऑप्शन सही है? हाँ बिल्कुल, ये 42nd अमेंडमेंट में ये तीनों शब्द को जोड़ा गया था। इट एडेड 8 फंडामेंटल ड्यूटीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन। गलत है ये ऑप्शन, क्योंकि उसमें पार्ट 4A जोड़ा गया, जिसमें कुल मिला के 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया। आफ्टर दैट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया और उसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दी गई। अब जो है 11 फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। नेक्स्ट इज इट एडेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल 39A, 43A, 47। 39A हमारा फ्री लीगल एड की बात करता है, जिसे जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट से। 43A हमारा वर्कर्स का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन की बात करता है, ये भी 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया। इसके अलावा 47 पहले से था, ये नहीं जोड़ा गया। इसकी जगह जोड़ा गया था 48A आर्टिकल, जो कि इन्वायरमेंट से, फॉरेस्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज इट ग्रांटेड पावर टू द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन टू डिसक्वालीफाई मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ये ऑप्शन सही है, क्योंकि ये आर्टिकल 103 में दिया गया है। इसे 103 को भी 42nd अमेंडमेंट ने चेंज किया था। तो अब क्वेश्चन क्या है, इनकरेक्ट कौन कौन से है? तो पहला तो करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है क्योंकि 47 तो पहले से था, और चौथा करेक्ट है। यानी 2 और 3 इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच फॉर्म इज इंडिया डिक्लेयर्ड अ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमने बता दिया है आपको, SSS डॉक्टर, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये हमारा फॉर्म है एक याद करने का। जैसे कि हम प्रियम्बल पढ़ा देते हैं। प्रियम्बल में है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कन्वर्ट इंडिया इनटू सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके अलावा एक और ऑर्डर पूछा जाता है, वो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। तो फ्रेटर्निटी तो सबसे लास्ट में होता है। अब जस्टिस, इक्वालिटी और लिबर्टी, ये इसका ऑर्डर कभी कभी पूछ लेता है, तो वी विल रिमेंबर इट बाय जली। तो जस्टिस, अब जस्टिस 3 प्रकार के, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी 5 तरीके के, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। एंड इक्वालिटी, जली में ई होगा, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। एंड आफ्टर लास्ट में फ्रेटर्निटी। तो ये ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड, सोशलिस्ट, सोवरिन, डेमोक्रेटिक, सेकुलर। इसका करेक्ट सीक्वेंस लगाना है, वही
SSS, DR, sovereign, socialist, secular, democratic. 1, 2, 3, 4. CADB. देखिए कहाँ है, CADB. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट इज द टर्म सोशलिस्ट वॉज एडेड इन प्रियम्बल बाई. प्रियम्बल में हमारे एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, दैट इज 42nd अमेंडमेंट. इसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी शब्द जोड़े गए हैं. तो सोशलिस्ट प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट. अगर आपको कहीं भी प्रियम्बल में अमेंडमेंट, किस अमेंडमेंट से ये जोड़ा गया, किस अमेंडमेंट से कुछ और जोड़ा गया, तो आपको ये आंसर याद रखना है 42nd, क्योंकि एक ही बार प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुआ है. Next question is India has people's sovereignty because preamble of the constitution begin with word we the people of India. preamble जो constitution का है वो we the people of India से begin करता है. इसका मतलब यही है कि जो sovereignty है वो लोगों में, citizens में reside करते हैं. ये किसी बाहरी पावर से नहीं बल्कि हमारे constitution से govern होते हैं. Next question is Which of the following characteristic is not true form of unitary government? Unitary government का क्या फीचर्स हैं? ये बेसिकली उसी पे क्वेश्चन है. तो स्विफ्ट डिसीजन, फ्लेक्सिबिलिटी, आइडियल फॉर लार्ज कंट्री, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ, नन ऑफ देम. So see, the characteristic of unitary form of government are strong center, single constitution, flexibility of constitution, emergency provision, single citizenship, integrated judiciary, all India services, integrated audit machinery, parliamentary authority over state list, appointment of governor, integrated election machinery, veto over state bill. कहने का मतलब कि जो सेंटर है दैट इज ऑल पावरफुल. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर सेंटर पावरफुल है तो बड़ी कंट्रीज के लिए आइडियल ही हो. So the option third is the correct answer. It is not a true for unitary form of government. Otherwise बाकी ऑप्शंस करेक्ट है क्योंकि सेंटर एक डिसाइडिंग फैक्टर रखता है तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ रहेगा. कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ का फ्लेक्सिबल होता है. सिंस एक ही अथॉरिटी है तो डिसीजन भी स्विफ्ट लिए जा सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज सी. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The democracy of India is based on the fact that Constitution is written, fundamental right has been provided, public enjoy the right to choose and change the government, directive principle of state policy has been there. तो देखिए डेमोक्रेसी क्या होता है. डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल. तो गवर्नमेंट जो है वो पीपल से ही चलती है. तो पीपल कौन है? वो डिसाइडिंग फैक्टर है. और डेमोक्रेसी इसीलिए इंडिया की भी बेस्ड है. पब्लिक इंजॉय द राइट टू चूज एंड चेंज द गवर्नमेंट. करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिगार्ड टू पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या जो करेक्ट है? Legislature is responsible to judiciary. The legislature is responsible to executive. The legislature and executive are independent. President is responsible to judiciary. None of the above. इसका करेक्ट आंसर होगा none of the above. क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लेजिस्लेचर का ही पार्ट होते हैं और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. लेजिस्लेचर को ये उल्टा लिखा है, लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव. नो, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर. और जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है इनमें एक ओवरलैपिंग होती है. जैसे कि हमारे पीएम है वो यहाँ संसद के भी मेंबर है, साथ ही साथ वो पीएम है, यानी वो लेजिस्लेचर के भी मेंबर है, एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर है. तो इसलिए लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं. ये इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं. इसके अलावा ये जो इंडिपेंडेंट वाला प्रोसीजर है ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे कि हमने बताया आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेजरली फेडरल है, लेकिन कुछ ऐसे समय आते हैं जहाँ पे वो फेडरलिज्म चेंज होके यूनिटरी में आ जाता है. जैसे कि इमरजेंसी प्रोविजन में
जो सेंटर है वो स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकती है। इसी के तरह अगर कोई स्टेट इमरजेंसी है तब भी लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट में। इंटरनेशनल ट्रीटी और ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ट्रीटी कन्वेंशन को इन्फोर्स कराने के लिए स्टेट लिस्ट में लॉ बनाया जा सकता है। राज्यसभा अगर रिजोल्यूशन पास कर दे कि नेशनल इंटरेस्ट में लॉ बनाना ज़रूरी है किसी स्टेट लिस्ट में, तो भी जो सेंटर है वो लॉ बना सकता है। तो ये सब कुछ सिचुएशंस हैं जो कि एक फेडरल फॉर्म को यूनिटरी स्पिरिट में बदल देती हैं। तो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। सो फ्रेंड्स, ये कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। बाकी टॉपिक्स के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और ऐसे आपको बहुत कॉन्साइज वे में सारे टॉपिक्स को कवर करा देंगे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 वीडियो में। सो आप बने रहिए। थैंक यू। हैव ए गुड डे।